नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं, रात के 8 बज चुके हैं और वक्त है हर खबर को डिकोड करके विस्तार से देखने का। लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार आज समाप्त हुआ है। 7वें और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को है। 4 जून को मतगणना है, जिसको लेकर चुनावी शोरगुल थम चुका है। निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को जब चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की थी, उसके बाद से ही चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक प्रधानमंत्री ने कुल 206 जनसभाएं और रोड शो की। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ देश के दक्षिण छोर से शुरू हुआ उनका प्रचार अभियान उत्तर में स्थित पंजाब के होशियारपुर में आकर खत्म हो गया, जहां पीएम मोदी ने आज एक चुनावी रैली को संबोधित किया। लेकिन देर शाम को प्रधानमंत्री कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंच गए। ऐसे में यह कहना कि प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार का अभियान जहां से शुरू किया वहीं खत्म कर रहे हैं, यह कहना गलत नहीं होगा। निर्वाचन आयोग ने जब चुनावों की घोषणा की थी तो मोदी दक्षिण भारत के राजनीतिक दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने 15 मार्च से 17 मार्च के बीच 3 दिनों में दक्षिण भारत के सभी 5 राज्यों को कवर किया था। इन तस्वीरों को आप देखिए। एक तस्वीर है 17 मार्च 2024 की और दूसरी तस्वीर है 30 मई 2024 की। तो 17 तारीख से लेकर 30 तारीख तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सफर है वो दक्षिण से शुरू होकर दक्षिण में खत्म हो गया है और अब प्रधानमंत्री ध्यान लगाएंगे और फिर उसके बाद आगे की अपनी गतिविधियों में शामिल होंगे। देश में लोकसभा चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना चुनाव प्रसार दक्षिण भारत से शुरू किया था और दक्षिण भारत में ही प्रचार खत्म कर दिया है। पीएम अब ध्यान पर लीन हो गए हैं, लेकिन इस पर भी जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष को यह ध्यान रास नहीं आया और इस पर जमकर ज्ञान दिया जा रहा है। देखिए और समझिए। पीएम नरेंद्र मोदी अब 48 घंटों तक ध्यान में रहेंगे। वो 1 जून यानी आखिरी चरण के मतदान की शाम तक वो ध्यान में ही लीन रहेंगे। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में उसी जगह पर बैठकर ध्यान लगाने जा रहे हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। यही वजह है कि इस जगह का नाम स्वामी विवेकानंद की याद में विवेकानंद रॉक मेमोरियल रखा गया है। इस पॉइंट से कुछ ही दूरी पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। ये वही जगह है जहां हिंद महासागर और अरब सागर आपस में मिलते हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर कन्याकुमारी और खास तौर पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी के इस आध्यात्मिक प्रवास को लेकर कन्याकुमारी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उनकी सुरक्षा में 2000 से ज्यादा पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। कहा जा रहा है कि जितने समय तक पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर रहेंगे तब तक किसी भी आम टूरिस्ट को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो की तैनाती भी की गई है। लेकिन कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को मोदी का ध्यान कुछ हजम नहीं हो रहा। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अपील की है कि मोदी के इस ध्यान को मीडिया में प्रसारित होने से रोका जाए, क्योंकि ये आचार संहिता का उल्लंघन करता है। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने कहा है कि यदि मोदी का ध्यान कार्यक्रम प्रसारित हुआ तो पार्टी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। तो आरजेडी के तेजस्वी यादव ने भी प्रसारण पर रोक की मांग की है। आरजेडी का कहना है कि कन्याकुमारी में मोदी मार्केटिंग, फोटो खिंचवाने और शूटिंग के लिए जाते हैं। जिस व्यक्ति ने 7 चरण में भैंस, मंगलसूत्र से लेकर मुजरे तक की बात की हो तो उसको तो आत्मचिंतन के लिए ध्यान की आवश्यकता है। लेकिन मैंने भी प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी, ध्यान में जब 8-10 कैमरा होता है ना तो व्यवधान उत्पन्न होता है। ध्यान करिए। ध्यान के नाम पर पाखंड और ढोंग से वो परमात्मा भी नाराज होंगे जिनके हवाले से आपने कहा कि आपका बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस के ही नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में उतर आए हैं। लक्ष्मण सिंह ने पीएम मोदी की आलोचना करने वालों को
विकृत मानसिकता का प्रतीक बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने पर आपत्ति करना विपक्ष की घबराहट को दिखाता है। तो कभी कांग्रेस में रहकर मोदी को कोसने वाले संजय निरुपम भी आज कांग्रेस को कोस रहे हैं। कांग्रेस को मोदी विरोधी, हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी बता रहे हैं। लेकिन जो गांजा लेने वाले, वीड पीने वाले हैं जो शांति के लिए, उनको इस मेडिटेशन का आध्यात्मिक महत्व समझ में नहीं आएगा। तो कांग्रेस का जो विरोध है वो धर्म विरोधी है, अध्यात्म विरोधी है, स्वामी विवेकानंद का विरोध कर रहे हैं ये, और हिंदू धर्म की आस्थाओं और परंपराओं का तो विरोध कर ही रहे हैं। इधर बीजेपी नेताओं को भी विपक्ष की आपत्ति समझ में नहीं आ रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये तो हमेशा से हिंदू संस्कृति और संस्कारों के धुर विरोधी रहे हैं। तो पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी विपक्ष को पाठ पढ़ाया। दुर्भाग्य है, कांग्रेस की दृष्टि में दोष है। कांग्रेस ध्यान, धारणा, समाधि, दर्शन, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन सब के बारे में, खासकर हिंदू धर्म के प्रत्येक आस्था के हमारे आयोजनों का क्यों विरोध करती है, कांग्रेस जाने, और जनता जवाब देगी इस बात का। इस देश में साधना करने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री एक साधक भी हैं। चुनाव खत्म हो गया ना, तो जा रहे हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नीचे और साधना करेंगे। तो उनसे परेशानी क्या है? जो प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, तो इसे फतूर करेंगे ही करेंगे। कांग्रेस को तो हर धार्मिक विषय पर आपत्ति है। ये तो आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस को अपने ऊपर आपत्ति क्यों नहीं है। भले ही विपक्ष को मोदी का ध्यान राजनीतिक घमासान का मुद्दा नजर आता हो, लेकिन जानकारों की माने तो चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने के कार्यक्रम पर चुनाव कानून के तहत कोई रोक नहीं है, जब तक कोई प्रत्याशी साइलेंस पीरियड में उस इलाके के बारे में बात नहीं करता जहां चुनाव हो रहा हो। आयोग ने पीएम मोदी को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरह की अनुमति दी थी, जब मई में अंतिम चरण के दौरान वाराणसी में चुनाव निर्धारित था। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और आखिरी चरण के लिए दंगल अब खत्म हो चुका है। दो हाथ के बाद अब चुनाव की लगाम पूरी तरह से जनता के हाथ में है। अब प्रचार नहीं होगा, भाषण नहीं होंगे, रोड शो नहीं होंगे, ढेरों वादों के दावे भी नहीं होंगे। तो अब होगा ये कि 1 जून को जनता ईवीएम पर बटन दबाएगी और 4 जून को जो पार्टी जीती वो सरकार बनाएगी। तो चलिए आपको बता देते हैं कि 1 तारीख को कहां कहां चुनाव होने हैं, जिनके लिए सभी दिग्गजों ने खूब पसीना बहाया है। तो आज 7वें और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया। दिग्गजों ने जमकर पसीना बहाया, दौरे किए, भाषण दिए, रोड शो किया और मतदाताओं को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश की। अब वो कितने कामयाब होंगे ये अभी हम आपको नहीं बता सकते। आपको ये जरूर बता सकते हैं कि 7वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी। इसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीट, बिहार की 8, ओडिशा की 6, झारखंड की 3, हिमाचल प्रदेश की 4, पश्चिम बंगाल की 9 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। 7वें चरण में कुल 904 उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं, जबकि मंडी से बीजेपी की कंगना रनौत और कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह, गोरखपुर से बीजेपी के रवि किशन और समाजवादी पार्टी के काजल निषाद, मिर्जापुर से 2 बार सांसद रह चुकी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और सपा के रमेश बिंद, गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी और बीजेपी के पारसनाथ, हमीरपुर से बीजेपी के अनुराग ठाकुर और कांग्रेस के सत्यपाल सिंह, रायजादा और डायमंड हार्बर से टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी और बीजेपी के अभिजीत दास से मुकाबला है। 7वें चरण की 57 सीटों पर 2019 में भाजपा ने अकेले 25 सीटें जीती थी, तो वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में 5 सीट सहयोगी दलों ने जीती थी। मतलब एनडीए के पास कुल 30 सीटें अपने नाम थी। इस बार भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रिकॉर्ड तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, जिसका लक्ष्य 400 सीटें जीतना है।
सत्तारूढ़ संगठन को कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक के बैनर तले चुनौती दी है। विपक्ष लगातार सत्तारूढ़ दल पर हमला बोल रहा है और दावा कर रहा है कि सरकार तो इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। उनके आदर्श सदैव भारत का मान बढ़ाते, सम्मान बढ़ाते हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए भाजपा के पक्ष में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर बने, फिर एक बार मोदी सरकार बने, उस बात को लेकर अलग अलग वर्गों में गया हूं, अलग अलग सभाएं की है और मुझे हर तरफ से जो माहौल दिख रहा है वो भाजपा के लिए सभी प्रकार से अनुकूल है। पूरा देश भाजपामय हो चुका है। संपूर्ण देश की 140 करोड़ जनता अपना अटूट विश्वास रखती है और इस बार एक नया कीर्तिमान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन दोनों साथ में मिलकर रचेंगे। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इसीलिए 2 बार पढ़ा मैं। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और हम सभी मिलकर यूपीए 1 और यूपीए के तर्ज पर इस देश को एक इंक्लूसिव, नेशनलिस्टिक, डेवलपमेंटल सरकार देंगे। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत राम मंदिर के निर्माण, जम्मू कश्मीर से धारा 370, इलेक्शन बॉन्ड, ईडी और केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के साथ हुई थी। लेकिन धीरे धीरे ये पूरा चुनाव कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लड़ा गया, भले ही वो बीजेपी क्यों ना हो। मुस्लिम आरक्षण से लेकर ओबीसी आरक्षण छीनने तक के मुद्दे बनाए गए। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, आरक्षण, सीएए, विकसित भारत, नौकरी, रोजगार, महंगाई, संविधान को बदलने और बीजेपी का 400 पार मुद्दा बनता गया। देखा जाए तो ये चुनाव सिर्फ दावों और वादों का है या उन सभी बयानों का नहीं है, बल्कि चुनाव मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज का भी है। ये चुनाव ये तय करेगा कि मोदी सरकार ने 10 साल में देश के लिए जो दिशा तय की वो सही दिशा में जा रही है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का चेहरा छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में छाया रहा। सीएम साय ने तीनों राज्यों के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में चुनावी सभाएं और रोड शो की। माहौल बनाया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मुख्यमंत्री के प्रचार प्रसार पर देखिए विशेष रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय 20 मार्च से 29 मई तक लगातार चुनावी सभाएं करते रहे हैं। लोकसभा अंतिम चरण के चुनाव से पहले सीएम ने आज झारखंड में 3 सभाओं को संबोधित किया। सीएम साय ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर धुआंधार चुनावी प्रचार किया, बल्कि आम सभा को भी संबोधित किया, चुनावी रैलियां भी की। आपको बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री साय की साफ स्वच्छ छवि का उपयोग छत्तीसगढ़ के बाहर मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में भी किया है, जहां उन्होंने एक के बाद एक 30 से ज्यादा आम सभाएं और रोड शो की कमान संभाली है। छत्तीसगढ़ में सीएम साय पूरे चुनाव में 54 जनसभा और रोड शो में शामिल हुए, 12 कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, 22 सामाजिक सम्मेलनों में भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के बाहर सीएम साय ने मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में प्रचार किया। सीएम ने झारखंड और ओडिशा में 30 से ज्यादा जनसभाएं और रोड शो किए। खासकर दोनों राज्यों के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में फोकस करते हुए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। यही वजह है कि आत्मविश्वास से भरपूर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभी 11 लोकसभा सीटों पर जीत को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं। साथ ही सीएम साय ने ओडिशा और झारखंड में भी भाजपा के पक्ष में रुझान आने की बात कही है। बहुत प्रभावित रहेगा, वही हम लोगों को बोल रहे हैं कि भाई कैसे मजबूत प्रधानमंत्री मिले हैं। पहले बात बात में पाकिस्तान गिदड़ भपकी दिखाता था भारत को, लेकिन मोदी जी जैसे स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री मिले हैं तो 2 ही बार के एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उसको अपना औकात पता चल गया है। तो मजबूत
मतलब सरकार और मजबूत प्रधानमंत्री बनाने से फायदा होता है, हम जनता को बता रहे हैं। अरे गजब क्रेज है माननीय मुख्यमंत्री जी का, गजब क्रेज है। मैं उड़ीसा के दौरों में उनके साथ गया हूँ, गजब का क्रेज है और खूब उनकी अपील का असर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अपील का बहुत असर है झारखंड में भी और उड़ीसा में भी। उड़ीसा के पश्चिमी उड़ीसा में तो आप पूछिए मत, मैं सभाओं में उनके साथ गया हूँ, मैंने देखा है बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी का लोग सुनना चाहते हैं उनको, लोग उनके छत्तीसगढ़ मॉडल को जानना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात, उनकी अपील का बड़ा असर हुआ है। दूसरे राज्यों में प्रचार के दौरान सीएम साय के तेवर पूरी तरह से आक्रामक रहे। वे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जितने हमलावर रहे, उतना ही उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं और गारंटी को लोगों के बीच पहुंचाया। अब देखने वाली बात होगी कि सीएम साय के धुआंधार चुनावी प्रचार से छत्तीसगढ़ के साथ दूसरे राज्यों में कितना लाभ मिल पाता है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। घमासान का कारण पोस्टर वॉर है। बीजेपी ने नारी सशक्तिकरण को लेकर ऐसा पोस्टर वॉर छेड़ दिया है जिससे कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस ने संचार प्रमुख को कमान संभालने के लिए कहा। संचार प्रमुख सामने आए और बीजेपी पर जमकर उन्होंने पलटवार किया। पूरे मामले पर देखिए ये विशेष रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव आखिरी दौर में चल रहा है। 1 जून को चुनाव के 7वें चरण का मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का मतदान तीसरे चरण में ही खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव के बाद भी सियासी गर्मी थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर कार्टून और पोस्टर जारी कर वार पलटवार कर रहे हैं। वैसे छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये कोई नया नहीं है। कार्टून और पोस्टर जारी कर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर कटाक्ष करने की खबर सुर्खियों में रहती है। एक बार फिर से बीजेपी ने कार्टून जारी कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है, जिसके बाद कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी के इस हथकंडे को टाइम पास बता दिया है। कांग्रेस संचार प्रमुख ने इस दौरान बीजेपी पर कई आरोप लगाए। सुशील आनंद शुक्ला ने महिला सशक्तिकरण को लेकर निठारी कांड और कठुआ कांड याद दिलाया है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। पिछले 5.5 महीने में तो इनकी राज्य की सरकार ने कुछ काम किया नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में जनता ने मतदान कर दिया है। अब बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? टाइम पास में कार्टून जारी कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण का बेटा, उसको टिकट काट उसके बेटे को टिकट दिया जाता है। ब्रजभूषण शरण जो महिला पहलवानों का दोषी है। निठारी कांड, कठुआ कांड के आरोपी। हमें महिला सशक्तिकरण की बात मत करें। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर कार्टून पर हो रही सियासत पर बीजेपी नेता लक्ष्मी वर्मा ने सुशील आनंद शुक्ला के बयानों पर जमकर पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी टाइम पास नहीं करती, बल्कि काम करने पर विश्वास करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महतारी वंदन जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए बीजेपी नेत्री ने महिलाओं के हित की बात कही है। वहीं लक्ष्मी वर्मा ने प्रदेश में कांग्रेस शासनकाल का जिक्र करते हुए साफ तौर पर छलावा करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है और जिस प्रकार से आज महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से एक योजना चलाई और अनेक योजना केंद्रीय गवर्नमेंट में बेटी को सशक्तिकरण के लिए चलाए हैं। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी महतारी वंदन योजना जो हमने चुनाव के पूर्व वादा किया और उसको पूरा किया। आज बहनों को सशक्त होने के लिए कम से कम कुछ तो राशि जो दिया जा रहा है, इससे निश्चित रूप से वो सक्षम होंगी और आगे कुछ अपने जीविका के लिए भी कर पाएंगी। भारतीय जनता पार्टी टाइम पास नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी काम पे विश्वास करती है। आपको बता दें, ये वार पलटवार का सियासी मुद्दा बीजेपी के एक पोस्टर से उठा था, जहां नारी सम्मान मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। बीजेपी के पोस्टर में लिखा गया था, कांग्रेस में होता था महिलाओं का अपमान, भाजपा में मिली सुरक्षा और सम्मान। बीजेपी के इस पोस्टर के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में उठापटक जारी है। विस्तार न्यूज के लिए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। और आबकारी विभाग के अधिकारी खुद को IAS अधिकारी मानने लगे हैं और तो और टशन इतने दिखाते हैं कि सामने वाले खौफ खा जाएं।
लेकिन कांकेर में एक परिवार ने इन अधिकारियों की हनक दूर निकलवा दी। पूरा मामला समझिए और देखिए कि कैसे आबकारी विभाग के अधिकारी जो खुद को आईएएस बता रहे थे, उनको इस महिला ने पूरा सबक सिखाया, इस परिवार ने पूरा सबक सिखाया। So what? You are what? I'm a what? I'm a senior officer, IS officer. So what? So what? So many girls are standing here. obey. So what? So that's a problem. I am harassing you. जरा ये वीडियो देखिए। जींस शर्ट पहनकर चश्मा लगाए ओम प्रकाश साहू नाम का ये शख्स कितना सभ्य लग रहा है, लेकिन इसकी हरकतें उतनी ही असभ्य है। सो वॉट करता ये शख्स अंग्रेजी में खुद को आईएएस अधिकारी बता रहा है। जरा ये पूरा वीडियो देखिए। So what? You are what? I'm a what? I'm a senior officer, IS officer. So what? So many girls are standing here. obey. So what? So that's a problem. I am harassing you. देखा आपने, इस वीडियो में आपको हैरेसिंग शब्द भी सुनाई दिए होंगे। पूरा मामला क्या है, कौन है ये खुद को आईएएस अधिकारी बताने वाला व्यक्ति, सब कुछ विस्तार से बताते हैं। पखांजूर क्षेत्र बंदे में एक चखना की दुकान पर छापेमारी की जाती है। इस छापेमारी को आबकारी अधिकारी द्वारा अंजाम दिया गया। खास बात ये रही कि इस छापेमारी में कर्मचारियों के पास कोई वारंट ही नहीं था। हनक दिखानी थी, ना आओ देखा ना ताओ, सीधा शराब दुकान के पास एक घर में घुस गए। घर से सटा ही एक दुकान है जहां आबकारी विभाग में काम करने वाले ओम प्रकाश साहू अपने कर्मचारियों के साथ अपनी ताव दिखाने लगता है। घटना स्थल पर मौजूद महिलाओं ने आबकारी विभाग के इस कर्मचारी पर छीना झपटी और मारपीट का आरोप लगाया है। कुछ नहीं दिखाया, कोई सर्च वारंट नहीं, कुछ डायरेक्ट घुस के हमारे को, तो हमको समझ में नहीं आया कि ये लोग क्या कर रहे नहीं कर रहे। और जाके ना इतना गाली गलौज कर रहे हैं और जितना बदसलूकी तो कर रहे थे, तो उसी के बीच में तो मेरी बड़ी बेटी है, वो भी क्या उसके दिमाग में और ना वीडियो बनाने लगी थी कि क्या क्या उन लोग बोलते हैं, इसके वीडियो बना लेते हैं। तो उसी में ना उसके साथ इतना छीनातानी किए और उसके क्या बोले छीनतानी जो बोलते हैं, सब कुछ उन लोग किए, लेकिन बैड टच भी किए उसके साथ। और उसके पीछे मोबाइल ले लिया उसका, और बहुत सारा वीडियो था जो, और मोबाइल छीनने के बाद तो वीडियो बना भी नहीं, और जो और एक गलत किया उसका भी नहीं। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, कैसे महिला का फोन जबरदस्ती छीनकर छानबीन की जाती है। जब मौके पर मौजूद महिला इसे प्राइवेसी का हवाला देती है तो उससे छीना झपटी की जाती है। तेरा मोबाइल पकड़ो ना, इसमें पर्सनल बहुत कुछ है, एक इसका आपका बहुत कुछ है ना। आप मोबाइल नहीं, इसका पर्सनल लड़की का। आबकारी विभाग के इस कर्मचारी की कायराना हरकत जब महिलाओं द्वारा कैमरे में कैद की जा रही थी, तो लिहाजा ये अधिकारी गुस्से में झल्ला उठा। महिलाओं को धमकी दी गई कि पहले वीडियो बनाना बंद करे, उसके बाद मामला शांत होगा। ये क्राइम है यार, हमारा फोटो बनाएगा मुझे अच्छी बात है ना, चलो रखो, मेरा अपना फोन रखा, अपना भी रखो। हाँ नहीं, हाँ चल मत रख, किसी का नंबर है, ये कोई अंदर नहीं जाएगा। देखा आपने, ना कानून का डर है, ना महिलाओं की इज्जत करने का लिहाज। महिलाओं द्वारा जमकर विरोध करने के बाद आबकारी विभाग के ये तमाम कर्मचारी अपने अधिकार क्षेत्र का जिक्र करने लगते हैं। आपको बता दें, ऐसा पहली बार नहीं है जब चखने की इस दुकान पर महिलाओं को परेशान किया गया हो। प्रताड़ित महिला के अनुसार ऐसी घटना बहुत बार हो चुकी है। इस बार इस तमाम मामलों पर प्रताड़ित महिला ने जब बांदे थाने में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस अफसर ने मामले पर उचित कार्रवाई की बात कही थी। तो हुई है बांदे कॉलोनी, जो अंग्रेजी मदिरा दुकान है सरकारी, उसके पास में एक दुकान संचालित है, जहां पर कल आबकारी विभाग के द्वारा रेड कार्रवाई की गई थी। रेड की कार्रवाई के दौरान वहां उपस्थित बच्चों से और महिलाओं से दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ का शिकायत प्राप्त हुआ है। अभी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर इस पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, मामले को गंभीरता से लेते हुए कांकेर कलेक्टर ने आबकारी विभाग के दोनों ही उप निरीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जहां जिला अधिकारी ने 24 घंटे के भीतर मामले पर उचित जवाब मांगा था, लेकिन दोनों ही अधिकारियों से कोई खास संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस मामले पर सख्ती दिखाते हुए कलेक्टर ने दोनों ही आबकारी उप निरीक्षकों के वर्तमान प्रभार में परिवर्तन कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज।
और बस उत्तर प्रदेश के हाथरस से तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही थी। बस हादसे का शिकार हो गई। इसमें करीब 90 यात्री सवार थे और इसमें 21 यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अधिकारी बता रहे हैं कि जहां हादसा हुआ वहीं कट बहुत सामान्य है और कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन शायद ड्राइवर को झपकी आ गई होगी। वो कट को पार नहीं कर पाया। बस मोड़ लेने के बजाय सीधे चली गई और फिर नीचे गिर गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आज एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया, जहां श्रद्धालुओं को लेकर जा रही एक बस सड़क से फिसलकर 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इसमें 21 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 69 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि करीब 90 लोग बस में सवार थे। घायलों को जम्मू के अखनूर अस्पताल और जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बस में उत्तर प्रदेश के हाथरस के अलावा राजस्थान और हरियाणा के करीब 90 लोग सवार थे। सभी हाथरस से शिवखोड़ी की तरफ जा रहे थे। इस दौरान अखनूर के टुंगी मोड़ पर बस गहरी खाई में जा गिरी। शिवखोड़ी धाम कटरा स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर है। कई यात्रियों की हालत तो नाजुक बताई जा रही है। यूपी नंबर की बस है और ये शिवखोड़ी जा रही थी। यहाँ पे इस कर्व में शार्प कर्व है, जिसको ये कर्व को नेगोशिएट ड्राइवर अपेरेंटली लग रहा है कि उसको ये नेगोशिएट नहीं कर पाया और सामने ये चीड़ का पेड़ है, इससे जाके टकराया और उससे नीचे गिरा। ज्यादा हाइट भी नहीं है, गिरा है, बट सिंस इम्पैक्ट ऐसा था इससे इसमें इंजरीज और कैजुअलिटीज इसमें हुई हैं। यहाँ तो बड़ा ऑर्डिनरी सा कट है, यहाँ इतना डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए थी, तो समहाउ वो सो गया या ड्राइवर को क्या है वो कट नेगोशिएट ही नहीं कर पाया और बजाय मुड़ने के सीधा हवा में चला गया और डाइव करके गाड़ी नीचे चली गई। बस जिस खाई में गिरी वहां गहराई होने से लोगों को घायलों तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हादसे में बस इस कदर क्षतिग्रस्त हो गई थी कि शीशे तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। लोगों ने किसी तरह रस्सी और कुछ को पीठ पर लादकर सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल तक ले जाया गया। अखनूर अस्पताल में इलाज करा रहे घायलों ने बताया कि एक कार विपरीत दिशा से आ रही थी। चालक ने तीखे मोड़ से गुजरने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा और नतीजा ये हुआ कि बस खाई में जा गिरी। ओवरलोड वो करी है, 80 या 85 आदमी थे उसमें, तो मेरा नाम है भगवान सिंह, जिला अलीगढ़ है। माते दर्शन करे आए और कहाँ कैसे दर्शन करने? वैष्णो देवी और ये नाटिया कौन सी देवी करते हैं जो सब जगह दर्शन करे आए, नगरकोट और सब जगह। हुआ क्या था पूरी बात? पूरी बात ये हुई है, आगे तो मालूम से जा रही है, इतने सीधी रही है बस ढलावन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घटना पर दुख जताया है। इधर केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है, तो वहीं घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल के कैदियों ने अपने हुनर से लाखों रुपए कमा लिए हैं। जेल की 4 दीवारियों में कैदी बंदियों के द्वारा कारीगरी का काम बहुत खूब किया जा रहा है और दूसरे सरकारी विभाग भी हुनरमंद कैदियों से काम ले रहे हैं। जबलपुर के सेंट्रल जेल में कैदियों ने पिछले 3 माह में ही 75 लाख रुपए की कमाई कर ली है। देखिए रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये किसी बड़े कारखाने की है और काम कर रहे ये लोग हुनरमंद कारीगर हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये किसी कारखाने की तस्वीर नहीं, बल्कि जबलपुर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल की तस्वीरें हैं और काम कर रहे ये लोग सजाया याफ्ता कैदी हैं।
जेल प्रशासन के द्वारा कैदियों को हर वो कला सिखाई जाती है जिसमें उनकी रुचि होती है। इसलिए जबलपुर के सेंट्रल जेल में फर्नीचर से लेकर वेल्डिंग, हैंडलूम, पावर लूम, सिलाई और प्रेस प्रिंटिंग तक का काम कैदियों को सिखाया जा रहा है। हर कारखाने में कैदी काम सीखते भी हैं और सीखने के बाद दूसरे कैदियों को सिखाते भी हैं और इस काम से जो आमदनी होती है वो सीधे बंदियों के खाते में जाती है और जेल प्रशासन की भी कमाई हो जाती है। विस्तार न्यूज की टीम ने जेल में काम कर रहे बंदियों से जब बातचीत की तो उन्होंने अपने काम से खुशी जाहिर की, साथ ही ये भी कसम खाई कि जिस गुनाह की सजा वो काट रहे हैं उसे दोबारा कभी नहीं करेंगे। तमाम बंदी इस समय कुर्सियां बना रहे हैं और ऐसे ही ये यहाँ पर लोहे का भी काम करते हैं, यहाँ पर फर्नीचर का भी काम करते हैं, हैंडलूम का भी काम करते हैं, पावर लूम का भी काम करते हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय। तो निश्चित तौर पर ये जो तमाम बंदी हैं हम इनसे चर्चा भी करेंगे और पूछेंगे कि उन्हें क्या सीखने को मिला। दादा क्या नाम है आपका? विजय। कब क्या है आप? 18 में आए। तो फिर यहाँ आने से ये मौका मिल गया काम करने का? हाँ जी। ये काम पहले से जानते थे या यहाँ आके सीखा? नहीं, यहीं आके सीखी। यहीं आके सीखी। जी। आप यहाँ पर आए, ये काम पहले से जानते थे आप? जी हाँ। पहले से जानते थे? जी हाँ। यहाँ पर तो आपको सिखाने का मौका भी मिल गया लोगों को? हाँ, कई सिखा रहे हैं। कई लोगों को सिखाया है? जी हाँ। ये काम बाहर भी करोगे आप? हाँ, बाहर काम ही कर दिए। बाहर ही काम करते थे, यहाँ वो हुनर काम आ गया। जी। कितने साल की सजा मिली? आजीवन की है सर। आजीवन की है जी। तो ये जो काम सीख रहे हैं आप, तो इससे कुछ फायदा होगा आपको? फायदा हाँ, आगे चल के बाहर निकलेंगे जब तो अपने काम आएगा, तो 2 पैसा कमाएंगे अपने घर का जो भी है। यहाँ भी जो काम कर रहे हो उसका पैसा मिल रहा है? जी हाँ, इसका पैसा बनता है जो भी है और आगे चल के मिलेगा जब। बिल्कुल। तो देखिए हर बंदी की ये उम्मीद है, कोशिश है कि वो जो यहाँ पर गलती करके आया था उसे सुधारने का भी मौका मिल रहा है, कुछ सीखने का भी मौका मिल रहा है, ताकि आगे चलकर जब भी वो जेल की 4 दीवारियों से बाहर निकले तो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। जेल प्रशासन का कहना है कि जेल में आने वाले हर अपराधी को सुधारने का एक मौका जरूर दिया जाता है और इसलिए जेल प्रशासन के द्वारा कैदियों को हर तरह की मदद उपलब्ध कराई जाती है। जिस कैदी की रुचि जिस भी काम में होती है उसे वही काम करने के लिए दिया जाता है। इसके बदले कैदियों को 94 रुपए प्रतिदिन से लेकर 154 रुपए प्रतिदिन का मेहनताना भी दिया जाता है। कैदियों के द्वारा जो कुछ भी बनाया जाता है उसे खुले बाजार में भी बेचा जाता है। यही वजह है कि जबलपुर जेल प्रशासन ने पिछले 3 महीनों में ही बंदियों के द्वारा किए गए कामों से 75 लाख रुपए की आमदनी कर ली है और हर महीने तकरीबन 1300 कैदियों के द्वारा काम किया जाता है। यहाँ जितने बंदी, समस्त बंदी जो काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं प्लस अन्य काम भी करते हैं, उस सारे में वो उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है और करीब करीब इस प्रकार से जनवरी, फरवरी, मार्च अगर तीनों का मैं आंकड़ा देखूं तो 75 लाख रुपए हैं जो बंदी पारिश्रमिक के रूप में उनके प्रत्येक बंदी के खाते में, जैसा जिसने अर्जन किया है वैसे उसके खाते में गए हुए। कुल मिलाकर कहा जाए कि जेल प्रशासन की ये पहल सराहनीय है, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि घृणा अपराध से करो, अपराधी से नहीं। जेल से छूटने के बाद ये बंदी समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का काम जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इस बार मानसून समय से पहले दस्तक दे चुका है। आज केरल में मानसून की एंट्री हो गई है। तेज हवाओं के साथ वहां झमाझम बारिश हो रही है। इस रिपोर्ट से जानिए कि किन किन राज्यों में कब कब मानसून पहुंचेगा और कब मिलेगी इस भीषण गर्मी से राहत। गर्मी की मार झेल रहे लोगों को मॉनसून का इंतजार है। लोग टकटकी लगाए आसमान की ओर देख रहे हैं कि कब बारिश की फुहार पड़ेगी और उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी। तो अब मॉनसून का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल इस बार मॉनसून ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। 26 मई से मॉनसून एक्टिवेट हो गया था। दक्षिण पश्चिम मॉनसून मालदीव के कुछ हिस्सों, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण, निकोबार और दक्षिण अंडमान सागर होते हुए 30 मई को केरल पहुंच गया। इससे पहले मौसम विभाग ने 31 मई को मॉनसून के केरल पहुंचने का अनुमान जताया था। तो वहीं मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर है। इस साल एमपी में मॉनसून के समय से पहले पहुंचने की संभावना है। वैसे तो एमपी में मॉनसून की शुरुआत की तारीख 15 जून है और छत्तीसगढ़ में एमपी से 2 दिन पहले यानी 13 जून को मॉनसून की एंट्री होगी। जल्द आ रहा है मॉनसून। समय से पहले मॉनसून ने दी दस्तक।
30 मई को केरल पहुंचा मॉनसून। 13 जून को छत्तीसगढ़ में मॉनसून की दस्तक, तो 15 जून को एमपी में होगी मॉनसून की एंट्री। सबसे पहले मंडला बालाघाट के आसपास दस्तक देगा मॉनसून और 8 जुलाई तक पूरे देश में मॉनसून का असर दिखेगा। वैसे तो इस साल देश में मॉनसून अपने तय समय से एक दिन पहले दस्तक दे चुका है, लेकिन प्रदेश में मॉनसून को लेकर 4 दिन कम या ज्यादा होने की गुंजाइश भी रखी गई है। साथ ही इस बार अल नीनो खत्म हो चुका है और ला नीना एक्टिव है, जो मॉनसून को और रफ्तार देने का काम करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार ला नीना के एक्टिव होने से पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बारिश होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और मिसरोद के जाट खेड़ी इलाके में एक युवक ने खुदकुशी करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। मृतक ने पॉलीथीन से अपने सिर और मुंह को पूरी तरह से पैक किया। इसके बाद उसने नाइट्रोजन सिलेंडर की ट्यूब अपने मुंह में दबा ली और गैस छोड़ दी, जिसके चलते मुंह और पॉलीथीन में अमोनिया गैस भरते ही युवक की दम घुटने के कारण मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक डिप्रेशन का शिकार हो गया था, इलाज करा रहा था अपना। भोपाल में एक युवक ने नाइट्रोजन से ही सुसाइड कर लिया। युवक का नाम सिद्धार्थ खुराना था, जो लखनऊ का रहने वाला था और खबर ये आई है कि वो लिव इन में रह रहा था, लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर चली गई तो उसने एक कदम उठा लिया। लेकिन सुसाइड करने का ये अजीब मामला अब जांच का विषय बन गई है। युवक का जब पुलिस ने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पर एक पॉलीथीन बंधी हुई थी, साथ ही मुंह में नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर से जुड़ा एक पाइप भी लगा हुआ था। यानी ऐसी आशंका है कि युवक ने सुसाइड के लिए पहले पॉलीथीन अपने चेहरे पर बांधी होगी, उसके बाद सिलेंडर की ट्यूब मुंह में दबा ली और फिर गैस चालू कर दी। सिद्धार्थ आईटी प्रोफेशनल था। नवंबर तक वो आईटी कंपनी जावा में काम करता था। इसके बाद से वर्क फ्रॉम होम पर काम कर रहा था। पुलिस सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड का पता लगाने की कोशिश में भी जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक ने यूट्यूब से सुसाइड करने का ये तरीका ढूंढा था। सिद्धार्थ ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें उसने लिखा था कि वो जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। सुसाइड नोट में उसने नाइट्रोजन गैस से सुसाइड क्यों किया इसका भी कारण लिखा है। उसने YouTube से मौत के कई तरीके खोजे और देखा कि जहर और फांसी लगाने से मौत ज्यादा देर में होती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस से मौत जल्दी हो जाती है। यही कारण है कि उसने सुसाइड करने के लिए इस तरीके को चुना। दरवाजा भी खटखटाया, फ़ोन भी लगाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो उन्होंने आपस में बात करी तो उन्होंने दरवाजे में धक्का दिया तो कुंडी टूट के दरवाज़ा खुल गया और वो अंदर घुस के देखा तो वो सिलेंडर साइड में पड़ा हुआ था। सिलेंडर साइड में पड़ा हुआ था और वो नीचे औंधा पड़ा हुआ था, जिसका उसने हाथ पकड़ के देखा तो बॉडी ठंडी थी, जिसकी सूचना उसने थाने पर आकर दी। इसी मामले को लेकर एसीपी रजनीश कश्यप ने कहा है कि मेरे संज्ञान में राजधानी भोपाल में ऐसा पहला मामला है। बाकी और भी तथ्यों में जांच की जा रही है। तो उसका एक पॉलीथीन बैग से सिर ढका हुआ था, उसमें नाइट्रोजन जो गैस का सिलेंडर है उसकी पाइप से वो जुड़ा हुआ था। तो प्रथम दृष्टया ये है कि उसने जो सुसाइड नाइट्रोजन गैस उससे की है और उधर कुछ खाली गिलास भी पड़े हुए थे, जिसमें शायद उसने कुछ दवाइयाँ या कुछ मेडिसिन घोल के पी है। तो उसमें उसके इलाज के पर्चे भी पाए गए, जिसमें उसका मानसिक रूप से हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा था और बाकी अन्य बिंदुओं की जाँच की जा रही है और जैसे घर वाले आते हैं और मोबाइल से कुछ जानकारी मिलती है सूचित। वहीं इस घटना को लेकर मनोचिकित्सक सत्यकांत द्विवेदी ने कहा है कि डिप्रेशन एक जानलेवा बीमारी है। आमतौर पर हम ऐसा सोचते नहीं है कि डिप्रेशन से जान भी जा सकती है। आत्महत्या की जब हम बात करते हैं तो डिप्रेशन लगभग 70 से 80% केसेस में इन्वॉल्व हो सकता है। इसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि वो हेल्पलेस है, ऐसा लगता है उसके जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है, उसको चारों तरफ निराशा के बादल दिखाई दे रहे होते हैं। उसे ये लगता है कि इस तनाव से बेहतर है हम मौत को चुन लें, क्योंकि वो वहां पर उसकी डीलिंग इम्प्रॉपर हो जाती बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के चलते आत्महत्या के ऐसे अगर मन में विचार आते हैं तो आपको तत्काल सलाह लेनी चाहिए। यूट्यूब पर आत्महत्या के तरीके देखने से बचें। यूट्यूब पर आत्महत्या के हेल्प के लिए बहुत सारे मीडियम हैं, बहुत सारी हेल्पलाइन चलती हैं जो 24 घंटे काम करती है भारत सरकार की। एक आईटी प्रोफेशनल के नाइट्रोजन गैस से सुसाइड करने को लेकर पुलिस का कहना है कि ऐसा पहला मामला उनके सामने आया है।
घटना स्थल पर मिले सुसाइड नोट पर युवक ने बाकायदे लिखा है कि नाइट्रोजन गैस से उसने सुसाइड क्यों किया। युवक जब ऑनलाइन तरीके मौत के सर्च कर रहा था तब उसने सर्च किया कि फांसी और जहर खाने से साथ में नाइट्रोजन गैस से मौत कैसे होती है। फांसी और जहर खाने से जहां मौत का तरीका जब वो देख रहा था तो ज़्यादा समय मौत में लगता है, इसलिए उसने नाइट्रोजन गैस लाकर अपने मुंह पे नाइट्रोजन गैस का नोजल लगाया और सुसाइड कर लिया, क्योंकि नाइट्रोजन गैस से 40 सेकंड में ही मौत का तरीका उसे मिला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि इसमें जो भी संदिग्ध है, जो भी लोग हैं, उनसे बातचीत की जा रही है और मामले की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि युवक ने ऐसा कदम क्यों उठाया। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। इधर रीवा की सरकारी अस्पतालों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। इलाज के नाम पर यहां पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यही वजह है कि आए दिन यहां पर परिजनों और डॉक्टर्स के बीच झड़प होती है। बावजूद इन सब के हालात जस के तस हैं। रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से फिर एक महिला की मौत होने का आरोप लगा है। ये महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी, लेकिन महिला के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से महिला की डिलीवरी का ऑपरेशन बिगड़ गया, जिससे महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर बवाल किया है। रीवा का सरकारी अस्पताल संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल जाना माना अस्पताल है। रीवा के साथ दूर दूर से लोग यहां पर इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन आज ये अस्पताल सवालों के घेरे में है। यहां डॉक्टर्स और मरीजों के बीच विवाद होना कोई नई बात नहीं है। एक बार फिर डॉक्टर्स पर लापरवाही से इलाज करने का आरोप लगा है और लापरवाही ऐसी हुई है कि यहां एक महिला की मौत तक हो गई। बाणसागर की रहने वाली पूर्णिमा नाम की महिला को इस अस्पताल में 25 मई को प्रसव पीड़ा के बाद भर्ती कराया गया। 26 मई को महिला की सिजेरियन डिलीवरी भी करा दी गई। 2 दिन तक महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, लेकिन अचानक महिला की तबीयत खराब होती है और महिला की मौत हो जाती है। डॉक्टरों से महिला की हालत को बताया गया, लेकिन आरोप ये है कि कोई डॉक्टर इलाज के लिए आगे नहीं आया। नतीजा उसी शाम उस महिला की जान चली गई। डॉक्टर की लापरवाही मैडम लोग तो कोई मतलब नहीं है, मतलब बस अब 2 दिन से एकदम बढ़िया थी, खाना पीना खा रही थी, तीसरे दिन उसका लीवर कैसे खराब हो जाएगा, अभी तक नहीं खराब हुआ। डॉक्टर बचाने के लिए होते हैं कि ये बताने के लिए होते हैं कि जिंदा है कि मर गई। अभी उनका कोई होता तो विदेश से डॉक्टर आ जाता कि भैया हाँ विदेश से आ गया, बात हो जाए। हम लोग नॉर्मल इंसान है तो मतलब जानवर हैं। यहाँ कुछ भी इलाज नहीं होता। यहाँ वही बॉटल लगा देंगे, ग्लूकोज का बोल देंगे सब ठीक है। बच्चे को कल से बुखार है, ऑपरेशन यहाँ गलत हुआ है। सीखने वाले स्टाफ के लोग ही ऑपरेशन किए हैं, जूनियर डॉक्टर ऑपरेशन किए हैं यहाँ। डॉक्टरों का कहना है कि महिला को किडनी में दिक्कत थी, लेकिन परिजन इस बात से इनकार कर रहे हैं। परिजनों ने कहा है कि गलत ऑपरेशन होने से महिला की तबीयत खराब हुई, बाद में उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने खूब हंगामा भी किया है। कुल मिलाकर अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से मौत का ये पहला मामला नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर डॉक्टर ही इलाज नहीं करेंगे या इलाज में लापरवाही बरतेंगे तो फिर कैसे मरीजों को सही इलाज मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब सभी की नजरें 4 जून को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं। प्रदेश में 9 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां हारे जीते कोई भी, लेकिन यहां नए सांसद ही मिलेंगे। 2019 में 17 नए सांसद चुने गए थे। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर इस बार 2 राज्यसभा सांसद और 6 विधायक भी मैदान में हैं। ये जीते तो इन सीटों पर उपचुनाव की भी नौबत आएगी। लोकसभा में 2 राज्यसभा सांसद भी चुनावी मैदान में हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं। वहीं बगल की राजगढ़ लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे दिग्विजय सिंह भी राज्यसभा सांसद हैं। दोनों प्रत्याशी जीतते हैं तो उनकी सीट खाली होगी। इसके अलावा 6 विधायक भी इस बार लोकसभा के चुनावी दंगल में हैं। विदिशा से चुनाव लड़ रहे शिवराज सिंह चौहान अभी बुधनी से विधायक हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने 5 विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारा था। कुल मिलाकर ऐसी 9 सीटें हैं जहां कोई भी जीते या हारे, सांसद नया चेहरा ही बनेगा। ऐसे में चलिए देखते हैं कि आखिर प्रदेश की वो 9 सीटें कौन सी हैं और कौन इन सीटों पर चुनावी मैदान में है।
ये तस्वीर आप देखिए बालाघाट लोकसभा सीट की, जहां आमने सामने है भारती पारधी बनाम सम्राट सिंह सरस्वार, इनका मुकाबला चल रहा है। आलोक शर्मा बनाम अरुण श्रीवास्तव की लड़ाई है और भोपाल का ये जो है दृश्य है। 4 जून को यहाँ नतीजे आने हैं और सभी की नजरें टिकी हुई हैं। राहुल सिंह लोधी बनाम तरवर लोधी, दमोह लोकसभा सीट हॉट सीट है, यहाँ पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ग्वालियर लोकसभा में भारत सिंह कुशवाहा और प्रवीण पाठक की लड़ाई है। भारत सिंह कुशवाहा विधानसभा चुनाव पर सफलता नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया और एक बार फिर से दर्शन सिंह चौधरी जो किसान मोर्चा संघ है भारतीय जनता पार्टी का, उससे हैं, इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है होशंगाबाद से। तो वहीं कांग्रेस ने संजय शर्मा को। जबलपुर की बात करें तो आशीष दुबे बनाम दिनेश यादव को, ओबीसी बनाम जनरल ब्राह्मण की लड़ाई यहाँ पर है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से ताकत झोंकी है। मुरैना की बात करें तो शिवमंगल सिंह तोमर बनाम सत्यपाल सिकरवार की लड़ाई है और खुद यहाँ पर तमाम बड़े बड़े नेता पहुंचे हैं दोनों ही दलों के। सागर में लता वानखेड़े बनाम गुड्डू राजा बुंदेला की लड़ाई है और प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ प्रचार कर चुके हैं। सीधी की अगर बात करें तो डॉक्टर राजेश मिश्रा और कमलेश्वर पटेल जो कि चुनाव हार चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, इनके साथ मुकाबला है यहाँ पर। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के 9 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर किसी भी पार्टी का नेता जीते उस क्षेत्र को नया सांसद ही मिलेगा। इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एक नई ऊर्जा की आवश्यकता थी, उसी के अनुरूप टिकटों को निर्धारित किया गया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि स्वस्थ या लोकतंत्र की निशानी है कि बदलाव होते रहने चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में कई सीटों पर परिवर्तन किया है। स्वाभाविक तौर पर जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एक नई ऊर्जा की आवश्यकता थी, उसी के अनुरूप टिकटों का निर्धारण किया है। इन तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नए चेहरे जीत करके जाएंगे और सदन में अपने क्षेत्रों का मजबूती के साथ प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे और तमाम 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके 29 कमल की जो माला है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को जब पहनाने जा रही है तो यह सीटें भी उसमें सम्मिलित रहेंगी। मैं मानता हूँ ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है कि बदलाव होते रहना चाहिए, वो किसी भी दल के हों। मतलब ये बताता है कि हाँ, युवाओं को निरंतर मौके मिलते रहना चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में आप देखें, आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो उनके युवा मोर्चा की कार्यकारिणी से निकलकर मंत्री या विधायक या सांसद बने। कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस में आपको ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे। भाजपा का जो प्रोडक्ट है वो आके ख़त्म हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर 9 सांसद नए बन रहे हैं, पहली बात तो अच्छी बात है, वो अपने क्षेत्र का अच्छे से प्रतिनिधित्व करेंगे, कुछ नए विषय उठाएंगे, जनता के लिए लाभकारी होगा। इधर मध्य प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि और पाठ्य पुस्तकों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने 20 मई 2024 को एक पत्र जारी कर सभी अशासकीय विद्यालयों को निर्देश दिया है। ये निर्देश इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि सरकार को नई शिकायतें मिली हैं कि कुछ स्कूल प्रबंधन सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और मनमानी फीस वसूल रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्कूलों में फर्जी और डुप्लीकेट ISBN वाली पाठ्य पुस्तकों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। इन तमाम शिकायतों पर सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। क्या हैं वो निर्देश, जरा उन्हें समझते हैं। निजी स्कूलों के लिए क्या निर्देश है? स्कूलों को फीस की जानकारी देनी होगी, विषयों की जानकारी देनी होगी, ऑनलाइन पोर्टल पर ये सारी जानकारी अपडेट करनी होगी। 4 जून 2024 से पहले ये जानकारी अपलोड करनी होगी। वहीं 30 जून 2024 तक विशेष अभियान चलाकर ये जांच की जाएगी। फर्जी और डुप्लीकेट ISBN वाली किताबों की भी जांच होगी। गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित प्रकाशक और बुक सेलर्स के खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। और इन निर्देशों के बाद ये भी कहा गया है कि जांच के बाद जांच रिपोर्ट की एक कॉपी आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश को भेजी जानी चाहिए। तो ये तमाम निर्देश हैं जो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जो तमाम निजी स्कूलों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए ये सभी निर्देश जारी किए हैं।
सरकार इन दिनों निजी स्कूलों पर सख्ती से पेश आ रही है, या यूं कहें कि सरकार जनता के हित में काम कर रही है। इसे सख्ती नहीं, एक नियम ही कहेंगे, विधान को लागू कराने के लिए एक सरकार की मंशा कहेंगे अच्छी। इसका अंदाजा जबलपुर में हुए विशेष अभियान से लगाइए। निर्देश निश्चित रूप से निजी स्कूलों में छात्रों और उनके अभिभावकों को राहत प्रदान करेंगे और जबलपुर में भी अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है सरकार की इस सख्ती की। इधर लोकसभा यानी लोकतंत्र का महापर्व मध्य प्रदेश में समाप्त हो चुका है। प्रदेश में कुल 4 चरणों में मतदान हुआ और अब हर कोई बस 4 जून का इंतजार कर रहा है, क्योंकि 4 जून ही वो तारीख है जब प्रत्याशियों की किस्मत का ताला खुलेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने अभी से ही जीत के जश्न की तैयारियां भी शुरू कर ली हैं। बीजेपी अपने प्रदेश कार्यालय में 4 जून को जश्न मनाएगी, जिसकी तैयारी जोरों पर है। पार्टी की तरफ से प्रदेश कार्यालय से जिला कार्यालयों को जश्न मनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर हमने पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा उसे सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में मिलने वाली इस प्रचंड विजय के लिए आशान्वित है, और ये जो प्रत्याशित विजय है, जितनी प्रचंड ये होगी उतना ही प्रचंड जश्न होगा। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बूथ समिति का अध्यक्ष, बीएलए, अपितु इस देश का हर नागरिक मोदी जी की इस विजय का जश्न मनाएगा, क्योंकि ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाली विजय होगी और इसमें हर भारतीय सम्मिलित होगा। सर 29 के 29 कमल की बात करती रही है, 370 इंडिविजुअल देश में बात करती रही है, गठबंधन के साथ 400 प्लस की बात करती रही है, लगभग वही तस्वीर है। बहुत स्पष्ट है, और जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं और स्पष्ट होता जा रहा है कि इंडी गठबंधन तो कहीं है ही नहीं। इंडी गठबंधन जिसने सनातन का विरोध किया, जिसके समर्थन में पाकिस्तान से तालियां बजती हैं, समर्थन की बातें आती हैं, क्या उस देश की जनता ऐसे गठबंधन को स्वीकारेगी? तो भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की अंकों की तालिका आगे बढ़ रही है, और 4 तारीख को सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व की विकासवादी सरकार की धमक रहेगी, बाकी तो लोग दिखेंगे भी नहीं। वहीं कांग्रेस ने भी जीत की तैयारियां जोर शोर से कर ली हैं। पार्टी ने अपनी जीत का दावा करते हुए 1 क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर भी दे दिया है। प्रदेश कार्यालय के रंग रोगन से लेकर लड्डू तक के ऑर्डर देने की बात सामने आई है। कांग्रेस कह रही है कि देश में सरकार बनने का पूरा विश्वास हमारा है। कांग्रेस सरकार बना रही है। 10 से 12 सीटें मध्य प्रदेश में हम जीतेंगे। सट्टा बाजार ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 6 से 7 सीटें मिलने का दावा किया है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा है कि जिस तरह से जनता ने भाजपा के खिलाफ वोट किया है, उसका परिणाम बहुत ही सुखद आने वाला है, और कांग्रेस पार्टी 2009 का रिकॉर्ड तोड़कर उससे ज्यादा सीट इस बार लाने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जश्न की पूरी तैयारी हमने कर ली है। कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से सीटें जीतेगी। हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कह चुके हैं कि दहाई का आंकड़ा इस बार हम पार करेंगे, यानी कि 2009 से भी अच्छा प्रदर्शन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव में करने जा रही है। और इसके बाद जश्न भी होगा। इंडिया गठबंधन की और कांग्रेस पार्टी की सरकार भी केंद्र में बनेगी, और जनता जनार्दन को जो गारंटी का हमने वादा किया है वो पूरी करेंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज।